हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपनी मध्यकालीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं और आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास के निरंतर वीडियो आएगी और पूरे मध्यकालीन इतिहास को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल वंश को। चूँकि हम आज से मुगल वंश को स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज से हम मुगल वंश को पढ़ेंगे और मुगल वंश में हम सबसे पहले देखेंगे कि मुगलों का आगमन कैसे होता है और मुगलों का प्रथम शासक कौन होता है। यानी मुगलों का प्रथम शासक जो होता है वो बाबर होता है, अर्थात आज हम लोग बाबर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद से हमारे मुगल वंश में जितने भी शासक आएंगे, जैसे बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, ठीक है, उसके बाद से बीच में सूर्यवंश थोड़े देर के लिए आएगा, अर्थात शेरशाह सूरी आएगा। बाबर, हुमायूं, ठीक है, शेरशाह फिर आएगा। शेरशाह चूंकि मुगल वंश का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आएगा जहांगीर, अकबर, ये सब औरंगजेब, सारे शासकों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको इतिहास में रुचि नहीं आती होगी तो मैं वादा करता हूं कि आपके इतिहास में रुचि 100% आएगी। और वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखिए, सारे टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो उसमें बनते हैं, सारे क्वेश्चनों का हम निचोड़ लाए हैं और आप चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर को। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, दिल्ली सल्तनत हमारा 1206 से 1526 तक रहता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत 1526 में पूर्णतः समाप्त हो जाता है और हमारा जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है, जो हमारा इब्राहिम लोधी, उसको हराकर बाबर क्या करता है, भारत पर आता है और अपने मुगल वंश की नींव को पक्की करता है। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली सल्तनत को भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा 1206 से लेकर 1526 तक हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी हमारे 5 वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो वही दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक होता है लोधी वंश, उसी लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, उसी को हराकर बाबर क्या करता है, भारत में अपनी नींव को पक्की करता है और मुगल साम्राज्य को बिल्कुल अच्छे से वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाबर को। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 1526 से लेकर 1530 तक। अगर हम पूरे मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड की बात करें तो पूरे मुगल साम्राज्य जो हमारा होता है वह 1526 से लेकर 1707 तक होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर 1707 से हमारा क्या होता है, हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासक शुरू होता है, जो उतना काम का नहीं होता है, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, वो लोग भी 1707 से लेकर 1857 तक रहते हैं। ठीक है, और उसमें भी 11-12 शासक होते हैं, जैसे बहादुर शाह, जहांदार, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये जितने होते हैं ये सारे हमारे उत्तरवर्ती मुगल काल में आते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो मुगल वंश 1526 लेकर 1507 तक होता है। ठीक है, और बाबर की कार्यकाल की बात करें तो बाबर हमारा हो जाता है 1526 से लेकर 1530 तक। तो चलिए हम लोग बाबर को देखते हैं। बाबर जो था दोस्तों, यह तुर्क जाति से चगताई जनजाति, यह एक चगताई जनजाति थी तुर्क की, उसी शाखा से क्या करता था, बाबर बिलोंग करता था। ठीक है, अगर हम बाबर की पूरा नाम की बात करें तो बाबर का पूरा नाम दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह क्या हो जाएगा, बाबर का पूरा नाम हो जाता है। यह भी दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और बाबर के हम जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म होता है दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को क्या होता है, बाबर का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जन्म 14 फरवरी को होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि 14 फरवरी को क्या पड़ता है, लेकिन बाबर था वैसा नहीं था। बाबर बहुत संघर्षशील था और क्योंकि उसको भारत में मुगल साम्राज्य का नींव को डालना था और मुगल साम्राज्य का स्थापना करना था। ठीक है, तो 14 फरवरी आप लोग समझ गए होंगे। उसके पिता का नाम की बात करें तो बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका पिता जो था वह तैमूर वंश का था। ठीक है, तैमूर वंश का था। ठीक है दोस्तों, और उसकी माता का नाम, बाबर की माता का नाम की बात करें तो उसका माता का नाम था कुतुब निगार खानम। कहीं कहीं खानम भी लिखता है। ठीक है, तो कोई आए आपको टिक कर देना है। तो इसका नाम था कुतुब निगार खानम, जो थी तैमूर मंगोल वंश की थी। सॉरी दोस्तों, यह थी मंगोल वंश की। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि बाबर का जो पिता था शेख उमर शेख मिर्जा, वह था तैमूर वंश का, और उसकी माता जो थी कुतुब निगार खानम, वह थी मंगोल वंश का। ठीक है, यह वंश अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाबर राजगद्दी पर कब बैठता है। दोस्तों 1483 में क्या होता है,
1494 में जो है दोस्तों क्या होता है, बाबर का जो पिता होता है, उसका क्या होता है दोस्तों, डेथ हो जाता है। ठीक है, अर्थात बाबर का पिता जो है मर जाता है। तो क्या होता है, मात्र बाबर जो है 14 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, वह नन्हा सा बालक जो है उसी समय गद्दी पर बैठ जाता है और मुगल साम्राज्य की जो है कमान को संभालने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं बाबर के हम प्रारंभिक प्रयास के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बाबर का जो है प्रारंभिक जीवन जो था वह काफ़ी कठिन था। ठीक है, उसको अपने प्रारंभिक साम्राज्य को विकसित करने में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आइए हम उन कठिनाइयों को देखते हैं। 1494 में क्या होता है, बाबर जो है दोस्तों समरकंद पर आक्रमण करता था। चलिए देख लेते हैं समरकंद क्या था। समरकंद जो था दोस्तों हमारा अफगानिस्तान का एक छोटा सा जो है एरिया था। ठीक है दोस्तों, समरकंद जो था उस पर बाबर का जो है भाई था, अर्थात बाबर का भाई नहीं, बाबर का जो चाचा था वह क्या करता था, समरकंद पर राज करता था। ठीक है, और वह समरकंद का जो एरिया था वह बाबर को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वह अनेक जो है साधनों का क्या था, वह मार्ग था। समरकंद काफ़ी उपजाऊ इलाका था। ठीक है, और जहाँ से साम्राज्य सेना में भी काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर सेना को विकसित करना हो तो समरकंद से मदद मिल सकती थी। इसीलिए बाबर क्या करता था, समरकंद के लिए हमेशा संघर्षरत रहा। ठीक है, तो सबसे प्रथम आक्रमण क्या करता है दोस्तों, 1494 में समरकंद पर प्रथम आक्रमण करता है, लेकिन अपनी सेनाओं में क्या होता है, कमी रहती है। उसकी सेना जो है पूर्ण प्रतिबद्ध नहीं रहती है, उसकी सेना उतनी क्या मजबूत नहीं रहती है। इसीलिए क्या करता है, वो प्रथम आक्रमण जब 1494 में करता है तो वह हार जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, पुनः 1497 में दोस्तों फिर बाबर क्या करता है, उन्हीं समरकंद पर आक्रमण करता है। और बाबर क्या करता है, 1497 में बाबर समरकंद को जीतता है, लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहर पाती है और मात्र 100 दिनों के अंदर जो है बाबर का जो है समरकंद वाला एरिया जो है फिर हाथ से चला जाता है। ठीक है, बाबर उस समय क्या करता है दोस्तों, 1497 में जब जीतता है तो 100 दिन के बाद उसका शासन हाथ से चला जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, अब 1507 आता है। ठीक है, 1501 आता है और पुनः बाबर क्या करता है, समरकंद पर आक्रमण करता है और फिर 8 माह के लिए जीतता है। दोस्तों ध्यान देना, जब बाबर जो है 1497 में समरकंद पर आक्रमण करता है तो वह क्या करता है, समरकंद के इलाका को जीतकर और वह दूसरे दक्षिण भारत अभियान पर चला जाता है। इसी दौरान बाबर क्या सोचता है कि समरकंद अब अपने हाथ में आ चुका है, इसलिए अब कोई जो है किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आएगी, इसलिए हम अलग राज्यों पर आक्रमण करें। तो इसी दौरान क्या करता है, पुनः समरकंद उसके हाथ से चला जाता है। फिर वह पुनः क्या करता है, 1501 ईस्वी में फिर क्या करता है, 8 माह के लिए समरकंद को जीत जाता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, 1504 में बाबर क्या करता है, काबुल और कंधार को जीतता है। और काबुल और कंधार को जीतने का था जो अफगान का जो क्या था, यह एरिया था। फिर 1507 में क्या करता है, काबुल और कंधार को जब जीत जाता है 4 में, तो 1507 में क्या करता है, पदशाह की उपाधि धारण करता है। पदशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर ही होता है। फिर क्या करता है दोस्तों, 1511 में पुनः समरकंद को जीतता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि समरकंद कितना जो है दोस्तों विकसित क्षेत्र था, कि उसके लिए बाबर अपने जीवन काल के जो शुरुआती का दौर था, उसी के शुरुआती का जो काल था उसी के पीछे बिता दिया। यानी समरकंद को जीतने के चक्कर में जो है वह काफ़ी ज़्यादा संघर्षरत रहा। ठीक है, फिर क्या करता है दोस्तों, 1501 में जब जीतता है समरकंद को, तो फिर वह उसके हाथ से चला जाता है। तो उसके बाद से काबुल और कंधार को 4 में जीतने के बाद 1507 में पदशाह की उपाधि धारण करने के बाद पुनः 1511 में समरकंद को जीतता है। लेकिन क्या होता है, पुनः समरकंद को यह क्या करता है, हार जाता है। और 1512 में क्या करता है दोस्तों, जो समरकंद का चक्कर था वो छोड़कर 1512 में समरकंद का चक्कर को छोड़ देता है और जो है दूसरे अभियान पर निकल जाता है, क्योंकि उसको जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसीलिए वह क्या करता है, समरकंद को टाटा गुड बाय बोल देता है। अब देखते हैं दोस्तों भारत पर अभियान। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर बाबर जो है भारत कैसे आता है, और आता है तो प्रथम आक्रमण कब करता है। ठीक है दोस्तों आप लोग जो है अक्सर देखेंगे कि बाबर का जो है, जब भी आप लोग बाबर का अराइवल देखेंगे, आगमन, तो आपको अक्सर जो है 1526 दिखता है। लेकिन उससे पहले बाबर जो है कई बार जो है भारत में आ चुका था और जितने भी भारतीय शासक थे उनकी शक्तियों का अंदाज़ा लगाकर पुनः वो क्या करता है, अपने क्षेत्र में लौट जाता है। यानी वो बार बार आता है और
और भारतीय शासकों की जो भी शक्तियाँ थी उसको आंकता है कि इन लोगों की जो है कितनी पावर है और हम इन लोगों को कैसे जो है हरा सकते हैं, और फिर वह चला जाता है। तो इसी के क्रम में जो है बाबर 1519 में आता है, बाजौर और भेरा को जीतता है। यह जो है दोस्तों अफगान का बॉर्डर जो है हुआ करता था, अफगान का जो है बॉर्डर हुआ करता था, ठीक है, जो बाजौर और भेरा था। तो सबसे प्रथम जो है अराइवल जो होता है, प्रथम आगमन बाबर का होता है, वह 1519 में होता है, ठीक है। और 19 में क्या करता है, बाजौर और भेरा के किले को जो है जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1519 आता है फिर से, फिर उसी 1519 में क्या करता है, पेशावर को जीतता है, जो पेशावर जो है वर्तमान में है दोस्तों पाकिस्तान का भाग हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में है पेशावर पड़ता है वर्तमान में। लेकिन उस समय क्या था, अपना पूरा जो है अखंड भारत था, तो वह पेशावर जो है पूरे जो है भारत के अंतर्गत आता था। तो वही 1519 में क्या करता है जो है बाबर जो है पेशावर को जीत लेता है। फिर 1520 में आता है दोस्तों, फिर 19 में जो है 2 क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त करके बाबर जो है कुछ समय के लिए जो है अपने भारत से जो है हटता है, और फिर 1520 में जो है पंजाब को जीतता है तथा पंजाब के जितने भी समीपवर्ती इलाका थे उन इलाकों को भी जो है बाबर अपने आक्रमण के अधीन कर लेता है। फिर 1524 आता है, 1524 में क्या होता है दोस्तों, लाहौर जीतता है, और लाहौर के आसपास के जो भी क्षेत्र थे, आसपास के जो भी क्षेत्र थे उसको क्या करता है दोस्तों, बाबर जो है कब्जा कर लेता है, ठीक है। और फिर 1524 के बाद जो है बाबर चला जाता है, ठीक है। तब जो है दोस्तों जब 1526 में आता है तो पूरे जो है अस्थायी रूप से क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है और अस्थायी रूप से भारत में ही रहने लगता है, ठीक है। यह जो है इसका आक्रमण था, वह आक्रमण करता है और भारतीय शासकों की शक्तियों का अंदाज लगाकर पुनः चला जाता है। तब जो है आता है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट वार होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पानीपत के जो है 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। इन डेट्स को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि एसएससी हुआ, एनडीए हुआ, चाहे जो है यूपी पुलिस या यहाँ तक कि एसआई में भी, दिल्ली पुलिस एसआई में भी यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं कि पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में, और जो दूसरा वार हुआ था वह 1556 में हुआ था, ठीक है। और जो थर्ड वार हुआ था पानीपत का वह हुआ था 1761 में, ठीक है। 3 वार पानीपत का हुआ था, फर्स्ट वार 21 अप्रैल 1526 को, सेकेंड वार 1556 को, और थर्ड वार जो है मतलब तीसरी जो लड़ाई होती है वह 1761 ईस्वी को होती है, ठीक है। तो पानीपत का फर्स्ट वार जो है किन किन के बीच होता है, बाबर और जो है दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश का अंतिम शासक था हमारा इब्राहिम लोधी, उसके बीच क्या होता है, पानीपत की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में क्या होती है, बाबर जो है जीतता है, बाबर जो है इस लड़ाई में जीत जाता है, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर बाबर जो है अपनी इतनी कम सेना होने के बावजूद अपनी वह सत्ता को स्थापित करने के प्रारंभिक दौर में था, उस समय बाबर क्या करता है, कैसे जो है इतने बड़े साम्राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोधी के पास जो है इतनी ज़्यादा जो है सेना होते हुए भी कैसे इब्राहिम लोधी हार जाता है। दोस्तों ध्यान देना, जो बाबर था इसके पास मात्र जो है दोस्तों 12,000 सैनिक थे, और इब्राहिम लोधी जो था उसके पास 1 लाख जो है 1 लाख सैनिक जो है थे। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे और बाबर के पास 12,000 सैनिक होते हुए भी बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। तो वह क्या कारण था जिसके कारण बाबर जो है युद्ध में जीतता है, तो चलिए उन कारणों को देखते हैं। इस युद्ध का यह कारण था दोस्तों कि इस युद्ध में पहली बार क्या हुआ, तोपों का प्रयोग हुआ था। दोस्तों पहली बार जो है तोप का प्रयोग जो है इसी युद्ध में हुआ था, पानीपत के युद्ध के दौरान, ठीक है। और पहली बार बंदूक का प्रयोग भी इसी युद्ध में हुआ था, ठीक है। अब जो है दोस्तों बाबर के 2 सबसे जो है बहुत ही कुशल जो है उसके सेनापति थे, एक का नाम था उस्ताद अली कुली और एक का नाम था उस्ताद मुस्तफ़ा। तो जो है दोस्तों उस्ताद जो है अली कुली जो होता है, उस्ताद अली कुली वही क्या करता है, पानीपत के युद्ध के दौरान जो है तोपों का नेतृत्व करता है, अर्थात तोपों को चलाने वाला जो है वही होता है उस्ताद अली कुली, और वही जो है क्या करता है, पूरे जो है इब्राहिम लोधी की सेना को क्या करता है, ध्वस्त करता है, ठीक है। उसके बाद जो बंदूक का जो नेतृत्व करता था वह था उस्ताद मुस्तफ़ा, ठीक है। यह क्या करता है, पूरे युद्ध काल के दौरान जो है और जो बंदूक चलाने का जो है जिम्मेदारी थी वह अपने हाथों में लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इनको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है दोस्तों, यह काफ़ी गहराई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यह अक्सर जो है आपको नहीं मिलेगा, जब आप बुकों को जो है पूरे गहन अध्ययन के साथ पढ़ेंगे तभी आपको जो है यह प्रश्न जो है निकल कर आएंगे, ठीक है।
और जो है इस युद्ध में जो है सबसे प्रमुख कारण जो था यह था दोस्तों तुगलामा नीति का प्रयोग, ठीक है। अब तुगलामा नीति क्या था जिसका प्रयोग जो है बाबर करता है और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। तो आइए देखते हैं तुगलामा नीति हमारा क्या था। तो तुगलामा नीति जो था दोस्तों, जैसे देखते हैं, जैसे तुगलामा नीति यह था दोस्तों कि मान लीजिए यह इधर क्या है, आपका प्रतिद्वंदी कोई है, ठीक है, इधर आपका प्रतिद्वंदी है, ठीक है, और आप इधर हैं और आपका जो है दुश्मन अगर इधर है तो क्या होता था, इधर इब्राहिम लोदी की सेना होती थी सामने, और सामने से क्या होता था, बाबर की सेना को आनी चाहिए, ऐसा ही विचार होना चाहिए। अगर आप जो है आपको कोई मारने आ रहा है तो सामने से आएगा, ठीक है। तो वही था कि जो है इब्राहिम लोदी की सेना जैसे इधर सामने थी, इधर थी, तो सामने से क्या था, इब्राहिम लोदी की बाबर की सेना आती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता था इस नीति में कि इधर जो है आपका इब्राहिम की सेना हो गई और बाबर की सेना सामने से आ रही है, लेकिन उसके दायां साइड और बायां साइड क्या होते थे, बाबर के सैनिक छुपे हुए थे, ठीक है। अर्थात इधर जो है अगर इब्राहिम की सेना है तो इधर जो है बाबर की सेना आगे से आ रही है, लेकिन इधर साइड भी और इधर साइड भी क्या होती थी, बाबर की सेना छुपी हुई थी। और जैसे ही आमने सामने के सैनिक भिड़ते थे, मतलब इधर के जो है इब्राहिम के सैनिक और उधर के बाबर के सैनिक, तब तक इधर वाले क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे, और इस दौरान जो है इधर का जो प्रतिद्वंदी होता था वह मारा जाता था। यही तुगलामा नीति था जो बहुत ही जो है खतरनाक नीति था बाबर की, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसे समझिए कि जैसे आप जो है फ्रंटली किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं और वह कुछ लोगों को इधर भी मतलब साइड में छुपा दिया और इधर भी साइड में छुपा दिया, ठीक है। अब आप जैसे उससे भिड़ने जाते हैं, इधर साइड वाले लोग आते हैं और आपको जो है कचर देते हैं और आप जो है पराजित हो जाते हैं, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो लोग हो जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही यह तुगलामा नीति था, ठीक है। इसमें 3 साइड से सैनिक आते थे और जो छुप कर वार कर देते थे। तुगलामा नीति का प्रयोग बाबर ने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों बाबर काफ़ी ज़्यादा होशियार था, क्योंकि उसके पास एक तो 12,000 सैनिक थी, बाबर के पास जो थे सैनिक थी 12,000 मात्र, और इसके पास जो है 1 लाख जो है सैनिक थी, ठीक है। तो कम सैनिक होने के बावजूद जो है उसको पूरे काफ़ी विशाल सेना से क्या करता था, हमला करना था, इसीलिए यह तुगलामा नीति का प्रयोग किया। दोस्तों अब जो है क्वेश्चन यह पूछता है कि तुगलामा नीति का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे यह पूछ दें कि तुगलामा पद्धति बाबर जो है कहाँ से सीखा था, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। बाबर तुगलामा पद्धति का प्रयोग उस्मानियों से सीखा था, ठीक है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाबर जो है तुगलामा पद्धति का प्रयोग जो है उस्मानियों से सीख कर आया था, ठीक है। अब क्या होती है दोस्तों, जब पानीपत का युद्ध समाप्त होता है तो इस युद्ध के बाद जो है बाबर क्या करता है, बादशाह की उपाधि को धारण करता है, और साथ साथ बाबर जो है कलंदर की उपाधि को भी जो है प्राप्त करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बाबर अगर पूछे कि बाबर जो है पदशाह की उपाधि को कब धारण करता है, तो 1504 में जब बाबर काबुल और कंधार को जीत जाता है 1504 के युद्ध में, तब 1507 में क्या करता है, पदशाह की उपाधि को धारण करता है। यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है। और बादशाह की उपाधि जब भी पूछा जाए तो यह बताइएगा पानीपत के युद्ध के दौरान भी जो है बाबर जो है बादशाह की उपाधि को धारण करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है बाबर के कई और बच जाते हैं, जैसे बाबर का खानवा का युद्ध 1527 का, चंदेरी का युद्ध 1528 का, और घाघरा का युद्ध 1530 का, ठीक है। उसके बाद से बाबर का जो है आत्मकथा देखेंगे, और उसके बाद से जो है इन तीनों युद्धों की कहानियों को संक्षेप में देखेंगे, और इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं जो हमारे जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और बाबर की मृत्यु को भी हम लोग देखने वाले हैं, और बाबर के कौन कौन पुत्र होते हैं, जैसे हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, बाबर के जो 4 पुत्र होते हैं, इन पुत्रों के बारे में भी देखेंगे कि कौन सा पुत्र कितना योग्य था और कौन सा पुत्र कितना अयोग्य था, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यह डेट्स थोड़ा ज़्यादा हैं, देखकर घबराइएगा मत, बार बार रिवीजन कीजिएगा, डेट्स पूरे अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। जैसे 1494 में समरकंद जीतता है, और समरकंद पर असफल आक्रमण, 1497 में 100 दिनों के लिए जीतता है, 1501 में 8 महीनों के लिए जीतता है, 1504 में काबुल और कंधार को जीतता है, 1507 में जो है पदशाह की उपाधि धारण करता है, फिर 1511 में समरकंद को जीतता है, फिर 1512 में जो है समरकंद को छोड़कर पुनः चला जाता है। तो दोस्तों मेरे को कैसे याद है कि रिवीजन करने से, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करने से। इसलिए आप लोग भी जो है रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से जो है नोट्स बनाइएगा, आपको पूरे अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों हिस्ट्री आपको जो है पूरे अच्छे तरह से समझ में आएगी। हम लोग पूरे मेडाइवल हिस्ट्री हो, ठीक है, एंशिएंट को भी हम लोग देखेंगे और मॉडर्न को भी देखेंगे। हर एक सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बाबर वाले पार्ट, और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अपना एक कमेंट करिएगा प्यारा सा इस वीडियो के नीचे कि आपको समझ आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी क्या उत्साह मिले वीडियो बनाने की। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को अपना प्यार सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।